हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सन 1923 से 1929 तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय राजनीति यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम 1923 टू 1929 तक। 1923 से 1929 तक जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और जो भारत के राजनीति यानी भारतीय राजनीति थी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए जो मेन काजेज रहे थे वो 4-5 रीज़न हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हमने ऐसी क्या कारण थी, कौन सा रीज़न था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया यानी समाप्त किया गया था। तो हमने चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था। 1922 में ये घटना होती है और 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो जब गांधी जी 1922 में जेल चले जाते हैं, उसके बाद जब 1923 से 1929 तक का जो टाइम पीरियड रहा है उस टाइम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें कैसे राष्ट्रीय आंदोलन हुए और भारत की राजनीति क्या रही, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1923 टू 1929। चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा चौरी चौरा कांड की हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। हमने पढ़ा था जो असहयोग आंदोलन हुआ स्टार्ट हुआ था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट होती है जिसमें हिंसात्मक यानी गांधी जी कहते हैं कि अपने भारतीय जो थे वो हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन गांधी जी हिंसात्मक प्रकृति के थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हिंसा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए उन्होंने अपना जो मूवमेंट था उससे वापस ले लिया था। देखिए, 4 मार्च 1922 को सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो चौरी चौरा कांड की घटना होती है उसके बाद गांधी जी का लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लीडर्स गांधी जी के पक्ष में नहीं होते हैं। उसी का फायदा उठाते हुए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के कारण स्वराज की मंजिल दूर हो गई थी। यानी जब असहयोग आंदोलन इंडियन की तरफ से चलाया जा रहा था तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा भय था, यानी जब देश के लोग कोई आंदोलन चला रहे हैं और उसमें एकता बहुत थी, हिंदू मुस्लिम एकता भी थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना साथ दिया था। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे इंडिया के वो उसमें अपना सहयोग दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने जो आश्वासन दिया था यानी जो वादा किया था भारतीयों से, उसे पूरा नहीं किया, उल्टा उसके खिलाफ में और सारे कानून बनाए और सारे एक्ट पास किए। तो लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन बीच में यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो बताया जाता है कि इसे स्वराज यानी स्वराज पाना और मुश्किल हो गया और दूर हो गई थी। जनता के मार्ग निर्देशन के लिए किसी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी, यानी कि जनता को लीड करने के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत थी और किसी ऐसे कार्यक्रम की जरूरत थी। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, ऐसे किसी ऐसे कार्यक्रम की जरूरत थी कि लोग एकजुट होकर अपनी स्वराज की मांग करें। देखिए, इसलिए भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख स्थितियां उत्पन्न हुई। जब 1923 से बात करेंगे, जब असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ, 3 प्रमुख स्थितियां उत्पन्न हुई, जिनमें प्रथम था स्वराज दल की स्थापना। यानी 1923 में स्वराज दल की स्थापना की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं देशबंधु यानी चित्तरंजन दास, वो स्थापना करते हैं और उसके कार्य और उसके अंत के बारे में हम पढ़ेंगे। और द्वितीय जो था, दूसरा जो स्थिति थी वो साइमन कमीशन था। भारत में साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा था वो सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट होता है। नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी अंग्रेजों के खिलाफ अपने भारत के स्वराज के लिए, अपने संविधान के लिए। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्वराज दल की स्थापना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्क ऑफ स्वराज पार्टी के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, 1922 में स्थगित हो जाने के कारण, यानी चौरी चौरा कांड 1922 में स्थगित होती है हो जाने के कारण और गांधी जी को बंदी बनाए जाने के बाद कांग्रेस के पास टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, जनता के मार्गदर्शन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। यानी गांधी जी चले गए थे, उसके बाद कौन लीड करे पूरे देश को, पूरे अपने देशवासियों को यानी इंडियंस को लीड करने के लिए किसी बड़े लीडर की जरूरत होती थी। तो उस टाइम पे गांधी जी थे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मार्गदर्शन के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पूरे देश को लीड करे। तो उसके लिए एक ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है जिसमें एकता बढ़े।
ऐसी परिस्थिति CR दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अफजल खान और विट्ठल भाई पटेल आदि नेताओं ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। जब ऐसी स्थिति आ गई, देश को लीड करने वाला कोई नहीं रहा, ऐसे बड़े लीडर नहीं रहे, जैसे गांधी जी थे तो वो अरेस्ट कर लिए गए। उसके बाद जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, हकीम अफजल खान थे और विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना करते हैं। एक जो बड़ा कार्यक्रम था, यानी स्थापना, जैसे असहयोग आंदोलन था तो वो बहुत बड़ा आंदोलन रहा। भारतीय उसमें कैसे एकजुट होकर के अपने देश के लिए लड़ रहे थे। ऐसे ही स्वराज दल की लोगों ने सोचा कि ऐसे कोई बड़ा जो आंदोलन या बड़ा कोई पार्टी बनाया जाए जिसमें लोग एक होकर के अपने स्वराज की मांग करें। तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इस दल का उद्देश्य था, इस दल के बारे में पढ़ते हैं। इस दल का उद्देश्य गांधी जी के समान औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति करना था। यानी जैसे सब लोग, जितने सारे मूवमेंट होते थे, आंदोलन चलाए जाते थे अलग अलग नेता के द्वारा या अलग अलग लोग लीड करते थे, सबका एक ही मांग थी, सबका उद्देश्य एक ही था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसे स्वराज पार्टी का भी उद्देश्य यही था। लेकिन सभी नेताओं के मार्ग भिन्न भिन्न थे, लोग अलग अलग तरीके से उसे लीड करते थे। स्वराज दल में अपना कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत सरकार के बजट को रद्द करना, दमनकारी कानूनों का विरोध करना और रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना आदि था। यानी स्वराज दल की स्थापना की गई, उसमें क्या क्या किया गया कि हम ये पार्टी बना रहे हैं उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ बजट को रद्द करने के बारे में बात की गई। दमनकारी कानूनों का विरोध करेंगे, यानी अंग्रेज हमें परेशान करेंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। और रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना और राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करना आदि था। ये जो स्वराज पार्टी थी उसका मेन पर्पस था। इलाहाबाद में जब स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था, उस टाइम पे कैसे सभी लीडर्स एक होकर के पार्टी की स्थापना करते हैं और उसे लीड करते हैं। देखिए, जो हमारा सेकेंड रीजन रहा था, जो दूसरी स्थिति रही थी, वो साइमन कमीशन की थी। तो आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या था साइमन कमीशन? जो साइमन कमीशन गठित किया गया था, उसमें जितने भी अध्यक्ष थे और जितने भी सदस्य थे, जितने मेंबर रहे, वो सब अंग्रेज रहे थे, इसलिए उसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना गया था। देखिए, साइमन कमीशन जो था वो क्यों गठित किया गया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम योजना पर रिपोर्ट देने के लिए, यानी जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके द्वारा भारतीय लोग अपने अधिनियम यानी एक्ट बनाते और उसको जो अपने देश संविधान में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लिए गए, जो सबसे ज़्यादा अनुच्छेद अनुसूचियाँ ली गई, वो भारत शासन अधिनियम से ली गई है। तो जो शासन अधिनियम था उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ब्रिटिश की जो संसद थी, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे साइमन कमीशन के? साइमन अल्सबुर्ग थे। तो जो साइमन अल्सबुर्ग थे, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई थी और वो जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। उसके बारे में पढ़ते हैं। 8 नवंबर 1927 को गठित की गई थी साइमन कमीशन, जो बनाया गया था 8 नवंबर 1927 को उसका गठन किया गया था। इस समिति को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी जो 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष कौन था? अल्सबुर्ग था, साइमन अल्सबुर्ग उसका पूरा नाम था। तो उसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और इसमें 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका गठन कब होता है? 8 नवंबर 1927 को। इस समिति के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम था 1919 का, उस पर रिपोर्ट तैयार करना था, लेकिन उसमें भारतीय नहीं थे। सारे अंग्रेज क्या अपने हमारे देश के जो अधिनियम है उस पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसका बहुत विरोध किया गया भारत में। देखिए, इसलिए संपूर्ण भारत में इस आयोग का बहिष्कार किया गया। इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। तो क्या अंग्रेज भारत शासन अधिनियम जो है उस पर अकेले या सिर्फ अंग्रेज उसको जांच कर सकते, उस पर रिपोर्ट तैयार कर सकते? ऐसा नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए संपूर्ण भारत में इस आयोग का बहिष्कार अथवा विरोध किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के भारत आने से लेकर उसके भारत रहने तक सभी जगह हड़तालें हुई। यानी 1927 में इसका गठन हो जाता है, लेकिन ये भारत कब आता है? 1928 में, यानी 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। जब से भारत आता है और जब तक ये भारत में रहता है तब तक अलग अलग जगह पर हड़तालें हुई, इसका बहुत विरोध किया गया। काले झंडे से इसका विरोध किया गया, यानी इसके विरोध में काले झंडे लोगों ने दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन का नारा भी दिया गया इसके विरोध में। यानी लोग इसका इतना विरोध कर रहे थे, इसके अपोज में पूरी जनता थी, इंडियंस जो थे इसका विरोध कर रहे थे। तो काली झंडी लोगों ने दिखाई और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया था।
साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। यानी जब साइमन कमीशन भारत आता है लोग विरोध करते हैं, तो आगे पढ़ेंगे इसमें कि एक अंग्रेज था जिसने क्या किया कि भारतीयों को चैलेंज करता है कि अगर साइमन वापस जाओ या विरोध करने से क्या होगा, अगर इंडियंस में इतनी एबिलिटी है तो अपना कानून बनाकर, अपने संविधान बनाकर दिखाए। तो उसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, एक रिपोर्ट पेश किया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये साइमन गो बैक का नारा दिया गया, लोग काली झंडी दिखा करके इसका विरोध किए थे। तो जो साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, अंग्रेज ने ऐसे चैलेंज दिए थे, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि अंग्रेजों के जो चैलेंज थे उसको अपने इंडियंस लीडर्स ने एक्सेप्ट किया और ऐसा कानून बनाया, ऐसा अपने लिए संविधान बनाया। इतनी एबिलिटी भारतीयों में थी कि वो अपना संविधान लिख सकते थे, अपने देश को चला सकते थे। लेकिन अंग्रेज हमें ऐसा समझते थे कि भारतीय अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी अंग्रेज उन पर अपना शासन बनाए रखना चाहते थे। चलिए देखते हैं आगे जो है सर्वदलीय सम्मेलन तथा नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एंड नेहरू रिपोर्ट जो था मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, फरवरी 1928 में ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का जब भारतीयों ने कड़ा विरोध किया तो इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। यानी जब साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, तो भारतीय बहुत उसके अपोज में होते हैं। तो क्या हुआ, इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। ब्रिटिश कैबिनेट में अनुदार दल के भारत मंत्री लॉर्ड बार्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा, देखिए ये जो अंग्रेज है लॉर्ड बार्कनहेड, इसने क्या किया था, भारतीयों को चुनौती दिया था। ये भारत का मंत्री हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसने इंडियंस को चुनौती दिया, चैलेंज देता है और कहता है कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटेन की संसद के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे भारत के सभी वर्गों की स्वीकृति प्रदान हो। यानी कि अगर इंडियंस में इतनी एबिलिटी तो अपने लिए संविधान बनाए, अपने लिए कानून बनाए और ब्रिटिश संसद के सामने पेश करे, और उसमें क्या हो, भारत के सभी वर्ग उससे सम्मिलित होने चाहिए, यानी सभी की स्वीकृति होनी चाहिए। उस टाइम पे देखिए ऐसा दौर था, वो सिचुएशन ऐसी थी कि लोग इससे सहमत नहीं थे। यानी नेहरू रिपोर्ट से अपने देश के लोग सभी लोग सहमत नहीं थे। जैसे उस टाइम पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आरक्षण की मांग कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम समाज के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन थी कि उस टाइम पे लोग इससे सहमत नहीं हुए। लेकिन ये प्राउड की बात है कि अंग्रेजों के चैलेंज को स्वीकार किया और इन्होंने कोशिश की, यानी नेहरू रिपोर्ट को पेश किया, अपने लिए संविधान बनाया। अन्यथा इन भारतीयों द्वारा जिन्होंने अभी तक अपने पैरों पर खड़ा होना ही नहीं सीखा हो, साइमन आयोग का बहिष्कार किया जाना उनकी कोई बुद्धिमानी प्रतीत नहीं होती। ये जो लॉर्ड बार्कनहेड था ऐसे चैलेंज करता है कि अगर वो ब्रिटिश संसद के सामने नहीं पेश करते और उससे सभी वर्ग स्वीकृत नहीं होते हैं, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए इतना भी कहा है कि जिन्होंने अभी तक अपने पैरों पर खड़ा होना ही नहीं सीखा। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय उन पर निर्भर है, यानी वो शासन करेंगे और अंग्रेज शासन करेंगे देश पर, और भारतीयों में इतनी एबिलिटी नहीं है, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। नहीं तो क्या हुआ कि साइमन आयोग का बहिष्कार करना इंडियंस की बुद्धिमानी प्रतीत नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा था। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कांग्रेस जो थी इस चुनौती को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय से आयोजन किया। यानी कि इस चैलेंज को स्वीकार करके दिल्ली में डॉक्टर M. अंसारी की अध्यक्षता थी, यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस टाइम पे यही रहे थे, आयोजन किया। इस सम्मेलन में 29 राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया, यानी 29 राजनीतिक संगठन जो थे यानी इसमें भाग लेते हैं। सभी दल इस बात पर सहमत थे कि पूर्ण उत्तरदायी शासन को अपना आधार बनाकर नया संविधान बनाया जाए, यानी अपने लिए नए संविधान बनाने के बारे में लोग बातचीत कर रहे थे, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। जो ये बातचीत हुई, ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया, इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। निस्संदेह नेहरू रिपोर्ट भारतीयों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता का सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए अपने देश के लोगों ने इतना बनाया तो उनकी बुद्धिमत्ता का ये उदाहरण है, उनकी राजनीतिज्ञता का ये सर्वोत्तम उदाहरण है। अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया तो उसके बदले इंडियंस ने उसको रिपोर्ट को तैयार किया। तो ये क्या इंडियंस की बुद्धिमत्ता नहीं है? जैसा उसने कहा था कि अगर नहीं तैयार कर पाएंगे या संसद के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने पेश नहीं करेंगे, भारत के सभी वर्ग उससे स्वीकृत नहीं होंगे, तो उनकी बुद्धिमत्ता का कोई प्रयोग नहीं है। प्रधानमंत्री बर्कनहेड की चेतावनी का उत्तर था, यानी नेहरू रिपोर्ट तैयार करना क्या था, प्रधानमंत्री जो था बर्कनहेड उसने जो चेतावनी दिया था
उसकी चेतावनी का ये उत्तर होता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मांग किया था। उसमें मांग किया था नहीं, उसमें ये उन्होंने लिखा था, यानी जो अपना संविधान उन्होंने बनाया, जो अपने लिए शासन बनाया कानून, उसमें इन्होंने लिखा था कि अंग्रेज जो है हमारे देश कैसे चलना चाहिए, हमारे देश में क्या कानून होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। उन्होंने लिखा था कि डोमिनियन स्टेट होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी इन्होंने बात किया था। ये सब देखिए जो उन्होंने बनाया था, और मोतीलाल नेहरू ने जो इसे बनाया, इसे पेश किया था, इससे अपने भारत के सभी लोग सहमत नहीं थे। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि लोग उससे सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि उस चैलेंज को स्वीकार किया, और जो अपने लिए, अपने देश के लिए कैसे हमारे देश का कानून होना चाहिए, कैसे हमारे देश को लीड किया जाना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपने भारत का संविधान का निर्माण कैसे होता है। ये 1923 से लेकर के 1919 तक का जो भारतीय इतिहास था, यानी जो राजनीति से संबंधित इतिहास था, उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपने देश का जो संविधान बनता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।